के सर पर जाएगा, क्योंकि अगर ये व्यक्ति अगर आज भाजपा को कानून बनाने में ये 12 सांसद वहां पर वोट न दें तो आज वक्त का कानून नहीं बनेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। देखिए टीवी 24 एक्सप्रेस कर बिहार के पूर्णिया से, जहां पूर्णिया के में प्रशांत किशोर ने एक प्रेस वार्ता कर बताया बिहार और सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। जहां प्रशांत किशोर ने कहा कि मुस्लिम वोटों से ही आज पर नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को बचाए हुए हैं, नहीं तो किसी गाँव के मंदिर में वह संन्यास लेकर बैठे हुए रहते। जहां आज मुस्लिम वोटों से नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को बचाए रखे हैं, लेकिन आज मेरी पार्टी जनसुराज जो निष्पक्ष और स्वच्छ छवि के हैं, गांव से लेकर शहर तक सभी जनसुराज के समर्थन में निष्पक्ष उतर रहे हैं, जो बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार में विकास देखना चाहते हैं। यह नहीं कि जीते बिहार से और विकास करे दूसरे राज्य में। जहां प्रशांत किशोर ने कहा कि गुजरात में बुलेट ट्रेन कई करोड़ों के रुपए की लागत से बनने जा रही है, लेकिन बिहार को क्या मिल रहा है? बिहार के लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाकर अपनी कुर्सी को सरकार बचा रही है, लेकिन जनता से जीतने के बाद फिर वो अपनी जगह को पकड़ लेते हैं। लेकिन इस बार जनता नीतीश कुमार को और आरजेडी को सबक सिखा के रहेगी। वहीं विधानसभा और लोकसभा में ही केंद्र से सिर्फ बिहार के दौरे में रहते हैं, फिर वो अपनी कुर्सी लेकर एक जगह पे चिपक जाते हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जो मेढक की तरह किसी की कभी बड़ाई करते हैं तो कभी उनकी बुराई करते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो काम करने वाले वो काम करेंगे, जो काम करने वाले नहीं हैं वो इसी तरह मेढक की तरह इधर से उधर करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे टीवी 24 एक्सप्रेस पर। लेकिन 2 अक्टूबर को दल बनने के बाद से धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस जनसुराज का जो विचार है, जो परिकल्पना है, उसका एक संगठनात्मक स्वरूप सीमांचल के उन जिलों में भी शुरू हो गया है जहां पर अभी पदयात्रा नहीं हुई है, लेकिन दल की परिकल्पना से प्रभावित लोग दल से जुड़कर अपना राजनीतिक कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। उसी के तहत जैसे आप देख रहे हैं कुछ साथियों से आपका परिचय हो रहा है। आने वाले कुछ समय में, आने वाले 1 महीने में आप देखेंगे कि सीमांचल के जो 4 महत्वपूर्ण जिले हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, इन चारों जिलों की जो राजनीतिक गतिविधि है जनसुराज के नजरिए से, वो पूर्णिया के इसी कैंपस से उदय जी जो बड़े भाई हैं उनके मार्गदर्शन में और उनका जो अनुभव है इस क्षेत्र का, उनके मार्गदर्शन में इस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा। और हम लोग की कोशिश होगी कि जितना कुछ हो सके, जो हम लोग आकर यहाँ, चूंकि पटना से बहुत दूर होता है तो इतना समय हम लोग अभी तक नहीं दे पाए हैं, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में आप मुझे भी यहाँ ज़्यादा देखेंगे और हम लोग की कोशिश होगी कि सीमांचल के हर एक सीट पर, जैसे पूरे 243 में जितनी मेहनत, जितनी तैयारी अन्य बिहार के अन्य राज्य के अन्य हिस्सों में की जा रही है, उतनी ही ईमानदारी, उतनी ही मेहनत और परिश्रम करके सीमांचल के इन सीटों पर भी जनसुराज एक बेहतर विकल्प के तौर पर जनता के सामने अपना नजरिया, अपना विकल्प प्रस्तुत करे। जनसुराज का जो उद्देश्य है आपको मालूम है, पिछले 30-35 साल से बिहार में जो एक राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जिसमें समाज का एक बड़ा वर्ग न चाहते हुए भी लालू जी के जंगल राज के डर से नीतीश कुमार और भाजपा को वोट करता है, उसी तरह मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग सिर्फ भाजपा के डर से, उनके पास विकल्प न होने की वजह से लालटेन को, राजद को वोट करता है। उस विकल्पहीनता को खत्म करना, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करना, ताकि विकल्प के अभाव में किसी व्यक्ति को गलत दल और नेता का चुनाव न करना पड़े, उनको वोट न देना पड़े। इसलिए जनसुराज की स्थापना, एक उद्देश्य जनसुराज की स्थापना के पीछे वो भी है। आप देखेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जनसुराज यहाँ मजबूती से सशक्त उम्मीदवार, सशक्त और ईमानदार उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ेगा और हम लोगों की कोशिश होगी कि जनता सही विकल्प का, एक ईमानदार और बेहतर विकल्प का चुनाव करे और बिहार में विकल्पहीनता के अभाव में लालू, नीतीश और भाजपा का ये जो त्रिकोण चला आ रहा है, इसको रोका जा सके। बिहार में भी
शिक्षा और पलायन पर बात हो, बिहार में भी विकास की बात हो, बिहार भी देश के कुछ अन्य राज्यों की तरह विकास के पथ पर वापस जाए, इसी परिकल्पना को लेकर हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। मैं अंतिम एक बात इतना ही कहूंगा कि आने वाले समय में चाहे लड़ाई कितनी भी बड़ी हो, जो बातें हम लोगों ने पिछले 2-2.5 साल में पदयात्रा के दौरान, इस अभियान के दौरान गांव-गांव में जाकर कहा है, उसमें उसकी ईमानदारी और शुद्धता में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज किसी भी स्तर पर नहीं किया जाएगा, ना राजनीतिक स्तर पर, ना वैचारिक स्तर पर। बिहार सुधारने का जो लक्ष्य है हम लोगों के लिए, जन स्वराज सिर्फ चुनाव लड़ना, एमएलए एमपी बनना वो नहीं लक्ष्य है। बिहार को सुधारने का जो लक्ष्य है वो करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। उसको करने में चाहे 2 वर्ष लगे या 10 वर्ष लगे, विचार के स्तर पर और प्रयास के स्तर पर इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज होने वाला नहीं है। हम लोग कटिबद्ध हैं, हम लोग को मालूम है बड़ी चुनौती है, लेकिन चाहे जितनी बड़ी चुनौती हो उसके लिए प्रयास करने के लिए हम लोग बिल्कुल संकल्पित हैं। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मंच पर मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, आप जब सवाल करें तो पूर्णिया और इस सीमांचल एरिया के बारे में इन सब का अनुभव मेरे से कहीं ज्यादा है। तो अगर आपको कोई सवाल पूछ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो सवाल आप मेरे से ही पूछें, इन साथियों से, ये साथी भी उसका उत्तर दे सकते हैं या आप इनसे भी सवाल कर सकते हैं। इलाके में आए हुए यहाँ पप्पू यादव बहुत बड़ा फैक्टर और आपके खिलाफ वो बयानबाजी भी करते हैं और आप भी उनके खिलाफ बयानबाजी, क्या कहा उसको चुनौती मांग रहे हैं इस इलाके में? जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, इस शख्स ने ही दिखाया है कि यहाँ पर पप्पू यादव कोई फैक्टर नहीं है। ये तो उदय सिंह जैसे लोग जब यहाँ पर सक्रिय अभी नहीं है राजनीतिक तौर पर, इलेक्टोरल सेंस में सक्रिय तो समाज के स्तर पर हैं ही, राजनीतिक तौर पर हैं, लेकिन चूंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उदय जी जैसे जो साथी हैं वो बहुत सक्रिय नहीं है, इसलिए आपको इस तरह के मेंढक लोग दिखते रहते हैं। और मेंढकों का काम है बरसात में निकलेंगे तो टर टर करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमित शाह बिहार के दौरे पे आ रहे हैं जी, अमित शाह जी बिहार के 2 दिन के दौरे पे आ रहे हैं, क्या लग रहा है इससे क्या परिवर्तन? इसमें खबर क्या है? पिछले 10-12 वर्षों से हम लोगों ने देखा है कि जिस राज्य में भी चुनाव होता है मोदी जी और अमित शाह को वही राज्य दिखाई देता है। अब अगले 6 महीने तक अचानक से गुजरात के इन 2 नेताओं को बिहार की चिंता सताने लगेगी, बिहार की गौरवशाली अतीत की वो चर्चा करने लगेंगे। बिहार में भी कभी विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, इसकी चर्चा और इसकी याददाश्त उनकी ताजी हो जाएगी। बिहार के बच्चों, बिहार की गरीबी कैसे दूर होगी ये पता अभी उनको चलेगा। अगले 6 महीने तक जितनी भी सरकारी योजनाओं का बटन दबाया जाएगा उसका केंद्र भी बिहार बनाया जाएगा। जो योजना पहले से चल रही है, हर 3 महीने पे किसानों को स्वनिधि का पैसा भेजा जाता है, वो बटन दबाने के लिए मोदी जी बिहार में ही आकर दबाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन नवंबर के बाद ये दोनों लोगों को फिर बिहार कभी अगले 6 महीने तक, 6 साल तक दिखेगा नहीं, क्योंकि तब तो बिहार उनके लिए सिर्फ मजदूर का सप्लाई केंद्र है। अच्छा तो तब होता जब अमित शाह जी आ रहे हैं और वो घोषणा कर दें कि अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल में बिहार से मजदूरों का पलायन, जो गुजरात के फैक्ट्रियों में, मोरबी में, सूरत में जो लड़के इस गर्मी में 12-15 हजार रुपए में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं और गुजराती लोग उन फैक्ट्रियों के मालिक हैं, अमित शाह जी ये घोषणा कर दें कि उन लोगों के, उन बच्चों को भी जो गुजरात के मजदूरों को मजदूरी मिल रही है, उतनी मजदूरी तो कम से कम बिहार के बच्चों को दिलवाओ। ये बात यहाँ बिहार में कभी चर्चा नहीं होती है। हम लोग ये सब कहते हैं कि यहाँ से लोग बाहर मजदूर जाते हैं, लेकिन गुजरात के मजदूरों को उसी फैक्ट्री में जो पैसा मिल रहा है और बिहार के मजदूरों को जो फैक्ट्री में पैसा मिल रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा तब लगेगा जब अमित शाह जी आए और बताएं कि गुजरात के जो बड़े उद्योगपति हैं उनमें से कितने लोग बिहार को उद्योग लगाएंगे। पिछले 12-15 साल में तो लगाया नहीं। तो अब जन सुराज जब यहाँ है इन बातों के लिए, तो हम लोग ये जरूर गांव-गांव जाकर कह रहे हैं कि वोट आप लीजिएगा बिहार में और सारा इन्वेस्टमेंट, सारी फैक्ट्रियां, सारी तरक्की होगी गुजरात में। ये नहीं चल सकता है। गुजरात में की तरक्की हो, हमें कोई, हम लोग को उससे दिक्कत नहीं है। गुजरात में बुलेट ट्रेन बन रहा है, आप लोग पत्रकार महोदय लोग रोज उस पर चर्चा कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, न्यूज बनाते हैं। बुलेट ट्रेन बनाने के लिए भारत सरकार ने जापान से 1 लाख करोड़ रुपया का ऋण लिया है, गुजरात में नहीं लिया है, पूरे देश ने ऋण लिया है, जिसमें बिहार का भी 13% हो गया।
अगर 1 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने ऋण लिया तो 13,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों पर भी वो कर्ज हो गया। वहां पर बुलेट ट्रेन बन रहा है। अहमदाबाद से बॉम्बे तक जाने के लिए सैकड़ों विकल्प है। वहां फ्लाइट है, पहले से ट्रेन है, सड़क है, लेकिन वहां पर बुलेट ट्रेन बन रहा है। इतना पैसा लगाकर क्यों? ताकि वहां तरक्की आए, लोगों को और सुविधा मिले भाई, हम लोग को दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम हम अगर गुजरात के लोगों के लिए बुलेट ट्रेन मिलेगा तो बिहार के लोगों के लिए पैसेंजर ट्रेन तो होना चाहिए। यहाँ के लोग तो पैसेंजर ट्रेन के लिए मारामारी कर रहे हैं। हम लोग 40 MP जिताकर भेजे हैं, गुजरात से 26 MP गए। तो ये बात तो बिहार के लोगों को समझना होगा ना कि वोट अगर हमारा है तो कुछ अधिकार तो हम लोग का होना चाहिए। सिर्फ गुजरात के लोगों का ही तरक्की क्यों होगा? और गुजरात के लोगों के तरक्की के नाम पर कितने दिन तक बिहार के लोग वोट देते रहेंगे? जनसुराज में हम लोग गांव-गांव जाकर यही तो कह रहे हैं कि मेरे भाई बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। तो अमित शाह जी जब आएंगे तो आप लोग को मौका लगे तो सवाल पूछिएगा कि पिछले 15 साल में केंद्र में उनकी सरकार है, कितनी फैक्ट्री बिहार में लगी है? पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने के लिए सार्वजनिक तौर पर सभा में मुख्यमंत्री ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने, जो उन्हीं के मुख्यमंत्री है, हाथ जोड़कर मोदी जी से कहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर बना दिया जाए, सेंटेनरी ईयर है। मोदी जी ने मन से उसको खारिज कर दिया। फिर भी अगर पटना विश्वविद्यालय से सरोकार रखने वाले लोग जाकर मोदी जी को, भाजपा को वोट देते हैं तो दोष मेरा और आपका है, मोदी जी का नहीं। सर आरजेडी 38% मतदाता की बात कहती है कि उसके बाद 38% की मतदाता उसके साथ, तो जन स्वराज के साथ कितने प्रतिशत मतदाता जाएंगे? जन स्वराज के साथ बिहार का हर वो मतदाता, आपने ठीक कहा कि आरजेडी 38% मतदाताओं की बात कर रहा है, जन स्वराज 7% बिहारियों की बात कर रहा है। उसमें वो 38% भी शामिल है जो उनके समझ से, आपके समझ से आरजेडी का समर्थक है। हम लोग किसी जाति, समुदाय, संप्रदाय विशेष क्षेत्र की राजनीति नहीं करते हैं। हर उस बिहारी की राजनीति कर रहे हैं जो बिहार में परिवर्तन चाहता है। हर उस बिहारी की बात कर रहे हैं जो पिछले 30-35 साल से बिहार में विकल्प न होने की वजह से कहीं न कहीं अपने मन में कूड़ता रहा है, दूसरे राज्यों की तरक्की को देखकर अफसोस करता रहा है कि काश ऐसा होता कि बिहार में भी कोई दल होता, बिहार में भी विकल्प होता जहां हम लोग भी विकास की बात करते हैं। तो आपने कहा, अगर आपका सवाल यह है कि आपका वोट बैंक क्या है, वोट बैंक के नजरिए से भी देखिएगा तो बिहार में जाकर आज सर्वे कर लीजिए, मतदाता चाहे आरजेडी का हो या भाजपा का, जदयू का हो या कांग्रेस का, करीब करीब 60% से ज्यादा मतदाता बिहार में आज नया विकल्प चाहता है, बदलाव चाहता है। वो जरूरी नहीं है कि वो जन स्वराज चाहता है, ये मैं मान रहा हूं, लेकिन 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। तो जन स्वराज का वोट बैंक वही 60% मतदाता है जो बिहार में अब बदलाव चाहता है। जब वो जंगल राज की बात करेंगे, एक परिवर्तन ला रहे हैं, ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि समाज के जिन वर्गों को ये कानून प्रभावित करेगा उनको कम से कम विश्वास में तो लीजिए। अगर हमारे पिताजी ने या हमारे दादाजी ने कोई कमिटमेंट समाज के लिए किया है तो क्या मेरी ये जिम्मेवारी नहीं है कि मैं अपने बाप दादा के किए हुए कमिटमेंट पर ईमानदारी से खड़ा रहूं? तो ये तो कहीं ना कहीं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। इस देश में जो हिंदू रहते हैं, जो इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं, जो ये समझते हैं कि गांधी जी ने अगर कुछ कहा है तो उस पर हमें कायम रहना चाहिए, ये सबका मुद्दा है। इसलिए वक्फ बोर्ड के हम लोग खिलाफ हैं। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड का अगर कानून बनता है तो इसके लिए बनाने वाले भाजपाई तो दोषी हैं ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष नीतीश कुमार के सर पर जाएगा, क्योंकि अगर ये व्यक्ति, अगर आज भाजपा को कानून बनाने में ये 12 सांसद वहां पर वोट न दें तो आज वक्फ का कानून नहीं बनेगा। तो मैं आपके माध्यम से कम यहाँ के मुस्लिम साथियों से, उन नेताओं से जो आज भी जदयू से जुड़े हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दल छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप लिखकर नीतीश कुमार को एक चिट्ठी तो भेजिए कि अगर वक्त पर आपने भाजपा के साथ मिलकर वोट दिया तो हम लोग आपके विरोध में हैं या हम आपका दल छोड़ेंगे। कम से कम नीतीश कुमार पर इसका दबाव तो बनाइए। भाजपा वालों ने तो कह के किया है कि भाई हम ये करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार यहाँ के मुसलमानों के वोट से, उनके समर्थन से आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अगर 2015 में नीतीश कुमार को, महागठबंधन को मुसलमानों ने वोट नहीं किया होता
तो नीतीश कुमार संन्यास लेकर कहीं गांव में बैठे रहते। इसलिए अगर आप गांधी की बात करते हो, समाजवाद की, लोहिया और जयप्रकाश की बात करते हैं, तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि जब आज आपके हाथ में है कि ये कानून बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो आपको गांधी के विचारों के साथ खड़ा होना चाहिए। इन लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहिए। और अगर वो नहीं सुनते हैं, वक्त का कानून बनता है, तो आप लिख कर रखिए, सबसे बड़ा खामियाजा, सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान बिहार में जदयू को होगा। क्योंकि जैसे सीए एनआरसी में नीतीश कुमार ने गलती की, तो हम जैसे कई साथियों ने उनका साथ छोड़ा। मुझे लगता है कि वक्त पर अगर नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ रहकर वोट किया, तो मुसलमानों का जो भी रहा सारा विश्वास या समर्थन उनको हासिल है, वो सब कुछ उनसे हट जाएगा। प्रसाद जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने आपकी पार्टी का पत्रकारिता करते हम नहीं जानते हैं। आपने कहा कि बिहार में जाति के आधार पर, समीकरण के आधार पर ही चुनाव होता है। आप बताइए कि पूरे बिहार में लोगों ने भाजपा को, मोदी जी को वोट दिया है। मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? आप तो बहुत भारी पत्रकार हैं। मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? जिन लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया है, नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? अगर लालू जी की भी बात कर ले, तो लालू जी के जाति के 15-16% लोग बिहार में रहते हैं। तो क्या लालू जी को 15% वोट से आप बिहार जीत जाइएगा? ये जो बात आप लोग रोज फैलाते हैं, ये भी नहीं समझते कि इससे आप लोग बिहार का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप कभी बिहार के बाहर जाइए, क्या गुजरात में जातियों की राजनीति नहीं है? 1980 में वहां पर खाम थियरी की बात होती थी, KHAM, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम, जो कांग्रेस को वोट करता था। क्या खाम थियरी बिहार में बनाया गया था? कर्नाटक में वोकालिका और लिंगायत की राजनीति होती है, तो क्या वो बिहार में है? कम्मा और रेड्डी आंध्र में राजनीति कर रहे हैं, तो क्या वो बिहार में है? ये कहां से आप लोगों ने दिमाग में बैठा लिया कि खाली बिहार में जाति की राजनीति होती है? जाति जो, एक मिनट रुकिए, जाति जो है वो समाज की एक सच्चाई है। समाज का जो भी हिस्सा है, अगर समाज में जाति है तो राजनीति में भी उसका कुछ प्रभाव होगा। समाज में अगर हिंदू मुसलमान है तो उसका राजनीति पर प्रभाव होगा। अगर समाज में भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है, तो उसका प्रभाव आपको राजनीति में दिखेगा। राजनीति तो समाज का आईना है। जो कुछ भी समाज में है वो राजनीति में भी दिखेगा। जाति एक बड़ी सच्चाई है, लेकिन जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। मुस्लिम जो है वो क्यों लालू जी को वोट दे रहा है? मुस्लिम की जाति और लालू जी की जाति एक तो नहीं है। वो इसलिए दे रहा है कि वो भाजपा को नहीं दे सकता है। इसी तरह बहुत बड़े हिंदू समाज में बहुत जातियां ऐसी हैं, बहुत जातियों के लोग ऐसे हैं जो भाजपा को या नीतीश को इसलिए वोट देते हैं कि वो लालू जी के जंगल राज से डरते हैं। उनका जातियों से कोई लेना देना नहीं। आप इतना सिंप्लीफाई करके बता देते हैं आप लोग, यहाँ तो सब जाति पर होता है। क्या प्रत्याशियों के चयन में ये प्रेशर रहेगा जनसुराज को कि जनसुराज को कोई प्रेशर नहीं है। जनसुराज को न जाति का प्रेशर है, ना उम्मीदवारों के आर्थिक हैसियत का प्रेशर है। जनसुराज को एक प्रेशर जरूर है कि 2-2.5 साल से गांव-गांव में जो लोगों की आशा अपेक्षा जनसुराज से बनी है, लोग रास्ते चलते आकर कहते हैं भैया आपसे बहुत उम्मीद है, उस उम्मीद पर खरा उतरने का प्रेशर जरूर है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। सबसे गलती हो सकती है, हम लोग से भी हो सकती है। उस उम्मीद पर खरा उतरने का प्रेशर है, दबाव है। जाति का दबाव, पैसे का दबाव, बाहुबल का दबाव वो जनसुराज पर नहीं है।